हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 6 क्लास का हिस्ट्री बुक है उसका अध्ययन करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे और चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 होगा। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पांडुलिपि के बारे में पढ़ लिया था। तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर जो लिखा जाता था उसे पांडुलिपि कहा जाता था। आज हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। तो अभिलेख जो है पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं, उसे अभिलेख कहा गया है। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित, इन्हें ऐसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे। तो अभिलेख को वहाँ लगाया जाता था जहाँ अधिक से अधिक लोग जो है आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्रा और सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है। तो जो अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के आदि है वो पुरातात्विक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है पुरातात्विक कहलाता है। तो जो व्यक्ति पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करता है, वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसे पुरातात्विक कहा जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती है। तो पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। तो डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई की है। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है, तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन विधि, यानी कार्बन 14 पद्धति। रेडियो कार्बन विधि के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। तो तिथि निर्धारण की यह काम जो है भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार की रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। तो सारी वस्तुओं में एक प्रकार की रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जिसे जो है कार्बन 14 कहा जाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वह जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 पत्ती नहीं लेता है, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री जो है वह इसमें निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु का जो है निश्चित पता करते हैं कि वह उसकी आयु कितने साल वह पहले मरा होगा, इसके बारे में पता करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तिथियों का मतलब। प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। तो प्राचीन काल में हमारे देश यानी भारत में तिथियों की गणना कैसे होती थी, तो विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को जो है शून्य वर्ष माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं।
इसी प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यदि कहीं 2009 ईस्वी यानी एडी एनो डोमिनी लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद की 2009 में वर्ष से है। यदि वही 2500 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय। तिथि निर्धारण को इस ग्राफ से समझा जा सकता है। ईसा पूर्व यानी बीसी और ईसा मसीह का जन्म सन एडी ईस्वी में। तो ईसा मसीह के जन्म को जो है शून्य वर्ष माना गया है, यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उनके जन्म से पहले के समय में बीसी लिखा हुआ रहता है। बीसी 50,000 बीसी, फिर 10,000 बीसी, 1,000 बीसी, 500 बीसी और 100 बीसी। और उनके जन्म के बाद के समय में एडी लिखा रहता है। 100 एडी, 500 एडी और 1,000 एडी और 1500 एडी और 2000 एडी और 2010 एडी। हम लोग भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसको भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे रास्ते हैं, जैसे खैबर बोलन एवं गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है, जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ बहती है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ बहती है। सहायक नदियाँ आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 यानी 2500 ईसा पूर्व साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। तो लगभग 4700 यानी 2500 ईसा पूर्व साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे जो है सिंधु नदी के किनारे ही नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिश्मी और नागा पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा एवं चौपानी मांडू ऐसी स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल धान उपजाया जाता था। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र जो था प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय यानी खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर, बोलन एवं गोमल के रास्ते भारत आते रहे। इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं।
इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। प्रारंभिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, यह सब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। मनुष्य, पशु या पौधे की अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? कार्बन 14 पद्धति, ताप संदीप्ति विधि, पोटेशियम आर्गन विधि या स्टोन हैमर विधि? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो कार्बन 14 विधि से। मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण जो है कार्बन 14 पद्धति से लगाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विंध्य पर्वत। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? कोल्डिवा से, ब्रह्मगिरी से, मेहरगढ़ से या फिर बुर्जहोम से? तो ये ऑप्शन राइट होगा कोल्डिवा से। चावल का प्राचीन प्रमाण जो है कोल्डिवा से मिला है। खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है? ए में है हाजीपुर, बी में है पटना, सी में है दरभंगा और डी में है समस्तीपुर। तो बी ऑप्शन राइट होगा पटना। खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ए में है पुनपुन, बी में है राजगीर, सी में है पालीगंज और डी में है पटना। तो सी ऑप्शन राइट होगा पालीगंज। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय जो है पालीगंज में स्थित है। पटना के कुम्हरार नामक स्थान की खोज किसने की? ए में है जॉन मार्शल ने, बी में है दयाराम सहनी ने, सी में है रावी ने और डी में है डॉक्टर स्पूनर ने। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। पटना के कुम्हरार नामक स्थान की खोज डॉक्टर स्पूनर महोदय ने किया था। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? ये ऑप्शन में है पुरातत्वविद, बी में है मुद्रा शास्त्र, सी में है आभूषण शास्त्र और डी में है पांडुलिपि। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। सिक्के का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है।